हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उनको अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन फर्दर, है ना। देखो, आरएनएस के कॉन्सेप्ट में क्या था। आरएनएस का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने क्या बोला था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इन द एक्वस सॉल्यूशन, acids are those which gives H plus ion. एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन के अंदर एसिड वो होंगे जो H plus ion को देंगे, ठीक है, और बेसिस वो होंगे जो OH माइनस आयंस को देंगे, ठीक है। ये किसने बोला था? आरएनएस ने बोला था, ठीक है। उन्होंने क्या टर्म यूज की? देखो, एक्वस सॉल्यूशन। आरएनएस के टर्म में हमने क्या देखा? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही, यानी कि आरएनएस ने बताया कि केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही जो है H प्लस आयन देते हैं एसिड्स, और वही एसिड है, और बेसिस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन देते हैं। तो आरएनएस का जो ये कॉन्सेप्ट था ना, ये बाद में खारिज हो गया, क्योंकि केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या एसिड अपनी एसिडिटी को शो करेगा? क्या एक्वस सॉल्यूशन में ही बेस अपनी बेसिसिटी को शो करेगा? तो हमने देखा ऐसा नहीं होता है ना। फिर आया ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बोला, उन्होंने सॉल्यूशन की कोई बात नहीं की, है ना, बट ही सेड दैट एसिड्स आर दोज व्हिच लूज H plus ions and bases are those which gain or accepts H plus ions, ठीक है। एसिड्स आर those which lose H plus ions and bases are those which gain H plus ions, ठीक है। ये ब्रॉन्स्टेड ने बोला, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लिमिटेशन आई। आरएनएस के केस में क्या लिमिटेशन आई? देखो, एक तो लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने केवल एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात करी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने ये बोला कि एसिड वही होंगे जो H प्लस आयन देंगे और बेस वही होंगे जो OH माइनस आयन देंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेसिस भी हैं, अवेलेबल हैं, जो कि H प्लस आयन को गेन भी करते हैं, लेकिन वो बेसिसिटी को शो करते हैं, वो बेस एज अ बेस एक्ट करते हैं, लेकिन आरएनएस ने उसकी बात को भी नहीं बताया। तो दो तीन लिमिटेशन तो ये हो गई आरएनएस की। देन ब्रॉन्स्टेड के केस में क्या था कि एसिड वो थे जो H प्लस आयन को लूज करते हैं, और बेसिस वो थे जो H प्लस आयन को गेन करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड के केस में भी क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक लिमिटेशन आ गई, एक दो लिमिटेशन आई। लिमिटेशंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी वो क्या थी कि इन्होंने एक तो सॉल्यूशन की बात ही नहीं करी, सॉल्वेंट का इन्होंने कोई इफेक्ट नहीं बताया, ठीक है। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कहा भाई हर जगह ये चीज होगी कि जो H प्लस आयन को लूज करेंगे वो एसिड होंगे, जो गेन करेंगे वो बेसिस होंगे। तो इनकी बात तो ठीक निकली, इनकी बात भी ठीक निकली थी, लेकिन अनदर एसिड्स और बेसिस की बात को ये नहीं समझा पाए थे। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि ये वाली बात ठीक है ना, लूज करेंगे वो एसिड है और जो गेन करेंगे वो बेसिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म और यहाँ पे अराइज हुई कि इन्होंने एक तो सॉल्वेंट के बारे में नहीं बताया, दूसरी चीज इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई जो कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो लोन पेयर को भी गेन करते हैं, कुछ ऐसे बेसिस जो है वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इसके बारे में ब्रॉन्स्टेड कुछ नहीं बता पाए, है ना। तो ये इनकी मेजर जो थी वो लिमिटेशंस थी, ठीक है। इसके बाद में फ्रैंकलिन ने बोला, अपन ने कल स्टडी किया था लास्ट क्लास में, फ्रैंकलिन ने बोला था कि सॉल्वेंट्स जो हैं वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और फ्रैंकलिन के इस मॉडल, इस थ्योरी के बाद में ही जो है लेविस का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, ठीक है। फ्रैंकलिन ने क्या बोला था कि एसिड्स वो हैं जो पॉजिटिव यानी कि कैटायंस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। अब उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये सॉल्वेंट के बेस पे दिया था। किसके बेस पे दिया था? सॉल्वेंट के बेस पे, कि अगर हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन डाला है और उस सॉल्यूशन के अंदर कैटायन इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे अपन ने KNH2 का एग्जांपल लिया था वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर पोटेशियम एमाइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो उसमें NH2 जो है उसके आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, NH2 माइनस दिया था, ठीक है, NH2 माइनस दिया था, ठीक है। NH2 माइनस भी क्या है? बेस है। ये किसने बताया? फ्रैंकलिन ने। दैट मीन्स KNH2 भी क्या है? एक अच्छा बेस है। ये किसने बताया? फ्रैंकलिन ने, ठीक है।
कैसे बताया कि जब उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो नेगेटिव आयन इंक्रीज हो गए, ना तो इसके अंदर H प्लस आयन गेन किए गए थे, ना इसके अंदर OH माइनस रिलीज किए गए थे, NH2 माइनस आयन्स इंक्रीज हो गए। तो भाई वेल्किन ने बताया कि ये भी क्या है, बेस है, यानी कि अगर नेगेटिव आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो बेस है, और अगर पॉजिटिव आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या है, एसिड्स हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद भी। ठीक है, इट मे बी एक्वस सॉल्वेंट, इट मे बी नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्लियर, ये वेल्किन की बात थी। ठीक है, अब इसके बाद में आ गए हमारे लुईस। लेविस ने क्या बोला कि यहां तक की सारी कहानी ठीक है, लेविस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इनके अंदर एक और चीज इंक्लूड की जाए, जो लोन पेयर्स को, लोन पेयर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे जो है आयनिक पार्ट, आयंस, कैटायंस, एनायंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या है, एसिड्स हैं। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स, आयंस, दैट मीन्स कैटायंस, एनायंस, जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, वो क्या है, बेसिस। ठीक है, लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, वो क्या है, बेसिस है। ये बताया लेविस ने। ठीक है, लेविस का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ बेसिस भी आते हैं। ठीक है, लेविस ने क्या बोला कि भाई कितने भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे देखो, एक तो लेविस एसिड बेस का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लेविस के अकॉर्डिंग क्या था कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि लोन पेयर को डोनेट करेगा, और एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो कौन है, देखो, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, जो डोनेट करेगा वो बेस है। क्लियर, तो यहाँ पे लेविस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे एक मैं BF3 का मॉलिक्यूल बना रही हूँ, किसका, BF3 का, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए बनाया, देखो BF3 का मॉलिक्यूल ना ऐसा होता है, ये 120 डिग्री का एंगल होता है इसके ऊपर, ये 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको लोन पेयर के डोनेशन और एक्सेप्शन को दिखा सकूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री का एंगल होता है F, B और F के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखिए BF3 है, देखो, और एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया अमोनिया का, NH3, एक मॉलिक्यूल ले लिया अमोनिया का, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने BF3 का। ठीक है, इनके अंदर देखो बोरोन के अंदर क्या केस है, बोरोन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या केस है, देखो बोरोन कौन से ग्रुप का है, 13। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल या फिर बैलेंस शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका S और ये आपका P ऑर्बिटल और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लीजिए कि 3 F माइनस आयन आए, 3 F फ्लोरीन एटम आए और इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, एक फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, एक फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, एक फ्लोरीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। ये किसके ऑर्बिटल्स है, फ्लोरीन के। किसके इलेक्ट्रॉन्स है ये, फ्लोरीन के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप मुझे बताइए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप कहेंगे नो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज देयर। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कैसा है यहाँ पे, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है,
इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पे BF3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेविस एसिड। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका लेविस एसिड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको ये चीज? ठीक है। नाइट्रोजन के पास में देखो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, देखो जब ये फ्लोरीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे देखो वापस नीचे आओ, ये फ्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे और यहाँ पे ये ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, वैकेंट। जब ये बॉन्डिंग करेगा, जब ये बेस के साथ होगा ना, लेविस बेस के साथ में, तब ये F के, ये देखो ये ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन ही तो है, इसको नाम दे देती हूँ Py, ये है Px, ये Py और ये Pz। ठीक है, Py के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है और Pz के अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन Py के अंदर आ जाएंगे, तो Pz ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, वैकेंट। तो वैकेंट Pz ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बोरॉन का Pz ऑर्बिटल के अंदर आसानी से एकोमोडेट हो सकता है, तो यहाँ पे कोवैलेंट नहीं, कोऑर्डिनेशन टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है। किस टाइप की बॉन्डिंग फ्रेम करेगी यहाँ पे, BF3 ये लोन पेयर किसके पास चले गए, नाइट्रोजन के बोरॉन के वैकेंट Pz ऑर्बिटल के अंदर, और ये रह गया आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, कंप्लीट डोनेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर कोऑर्डिनेटिंग रहती है, दोनों एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसलिए किसी के पास में भी डेफिशिएंसी और किसी के पास में भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। ठीक है, अगर हो भी जाए तो देखो क्या सीन होगा इसके अंदर। अगर मैं कहती हूँ कि कंप्लीटली एक टाइम ऐसा आया कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो नाइट्रोजन के पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए हैं, बोरॉन के पास में चले गए। ठीक है, अब बोरॉन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ बच्चा, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और अब बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगेन देयर इज इंटरेक्शन, देयर इज इंटरेक्टिव मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को बोल देते हैं एडक्ट। क्या बोला जाता है, एडक्ट। यानी कि यहाँ पे जो लेविस एसिड और लेविस बेस की जो रिएक्शन से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक एडक्ट टाइप का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, योगोत्पाद जिसे बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, योगोत्पाद। ठीक है, तो जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अच्छा सा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आसानी से डोनेट कर सकता है, इसको बोलते हैं लेविस बेस। और जो ये आपका जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको बोला जाता है लेविस एसिड। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस का, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास हमारी आती है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, लेते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल का एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे आराम से, ठीक है, जो अभी हमने लिया था, क्या नाम है इसका, BF3। ठीक है, और एग्जांपल्स बता सकते हैं आप, क्योंकि BF3 बोरॉन की फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में। तो BF3 हो गया, AlCl3 हो गया,
ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके AlF3 BCl3, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले लेविस एसिड्स। ये क्या है आपके लेविस एसिड। क्लासिफिकेशन किसका देख रहे हैं अपन, लेविस एसिड का देख रहे हैं, ठीक है ना, लेविस एसिड्स का देख रहे हैं। क्लियर, ये सारे क्या हो गए आपके लेविस एसिड्स। क्लियर, और भी इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट क्लास इसकी है जिसके अंदर देखा जाता है केटायंस। देखो केटायंस जो होते हैं ना, मेटल केटायंस, इसके अंदर सिंपली क्या लिया जाता है, मेटल केटायंस, ठीक है। वैसे तो बोला ऐसा ही जाता है कि धनायनिक लुईस अम्ल है, ऋणायनिक लुईस अम्ल है, पॉजिटिव आयनिक लेविस एसिड, ठीक है। तो जो इसका क्लासिफिकेशन होता है ना, उसके अंदर वही होता है। देखो एक तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला आ गया, एक केटायंस। जो केटायंस होते हैं ना इसके अंदर आपके, वो होते हैं मेटल केटायंस, मेटल केटायंस, ठीक है। यानी कि जितने भी आपको पास मेटल केटायंस हैं, और कई बार क्या हो जाएगा, नॉन मेटल केटायंस भी इसके अंदर आएंगे, और जितने भी आपके पास मेटल केटायंस हैं, नॉन मेटल केटायंस आते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एज ए लेविस एसिड एक्ट करेंगे, क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन एग्जांपल्स देखो, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मेटल केटायंस हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। जैसे कॉपर +2, Fe+3, Fe2+, फेरस आयन, फेरिक आयन, सिल्वर, H+ देखो नॉन मेटल आ गया, कोबाल्ट +3, प्लेटिनम +4, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, लेविस एसिड्स, ठीक है। अच्छा, ये एक बात यहाँ पे और है, देखो एक बात यहाँ पे और है कि जितना, और देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनके बीच में आपको पता है कि साइज का डिफरेंस रहता है। जो कैटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो एनायंस होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज के होते हैं। क्लियर, ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। जो कैटायंस होते हैं उसका साइज स्मॉल होता है, जो एनायंस होते हैं उसका साइज लार्ज होता है। स्मॉल साइज के जो कैटायंस हैं, अगर उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, एक तो 2+ है, एक 3+ है, 4+ हो गया, है ना। जैसे साइज स्मॉल है और चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। साइज छोटा है और अगर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उस केस में क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी उतना ही अच्छा वो क्या होगा, लेविस एसिड। क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब स्मॉलर द साइज, ऑफ cation and larger the charge, the Lewis acid is more reactive, ठीक है। उतना स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विल बी द लेविस एसिड, या फिर यूँ कहते हैं विल बी द स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, ठीक है, ऐसे ही आएगा, विल बी द स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। क्लियर, जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा आकार होगा और उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही प्रबल लुईस अम्ल होगा। क्लियर, सभी लिख लेना। क्लियर हुआ ये चीज। यानी कि देखिए जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो आपका जिंक से पहले वाला है कॉपर,
उसकी साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, अगर कॉपर के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा है, एक तो कॉपर 2+ है, एक कॉपर 3+ है, तो उस केस में जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? कॉपर 3+ की। ठीक है ना, एक Fe2+ है और एक Fe3+ है, इसके बीच, दोनों के बीच में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? Fe3+ की। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है कैटायंस का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन, कैटायंस हो गया इसके अंदर। थर्ड इसके अंदर आता है वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले सिस्टम। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। देखो, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को समझने के लिए अपन कहाँ जाएंगे? पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ठीक है ना, इस तरह से चलता जाता है। कार्बन की हमको पता है कि इसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। सिलिकॉन के अंदर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आ जाता है। देखो, कार्बन के अंदर कौन सा आ जाएगा? 2s2 एंड 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिलिकॉन के अंदर जब अपन आएंगे तो 2s 2p तो पार्टिसिपेट करेंगे, साथ साथ में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, 3s भी आ जाएगा, 3p भी आ जाएगा। ठीक है, 3s और 3p के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आता है? 3d ऑर्बिटल। एक ही सीरीज में है, एक ही लाइन में है, दैट मीन्स एक 3s ऑर्बिटल है, एक 3p ऑर्बिटल है, और इसके पास में कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे? 3d वाले। समझ रहे हैं आप? इसके पास में कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे? 3d वाले। 3d वाले ऑर्बिटल्स, देखो कार्बन फैमिली है तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, 3d वाले ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है? यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल सारे ही क्या है? वैकेंट है। SiCl4 की बात करते हैं। SiCl4 के केस में क्या होगा? देखो, ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिलिकॉन का, ये वाला। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा सेम एनर्जी के, 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बन गया, उसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, इक्वल साइज एंड इक्वल एनर्जी के 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं, सब में इक्वल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिलिकॉन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सॉरी, क्लोरीन, सिलिकॉन के तो ये हो गए ब्लैक वाले। ठीक है, क्लोरीन के आएंगे, तो ये आ गए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो, ये वाले तो हो गए, इसके पास में ये बॉन्डिंग तो हो गई, इसके पास में कौन वैकेंट है? 3d ऑर्बिटल। ये 3d ऑर्बिटल्स जो है वो कंप्लीटली क्या है? वैकेंट है। इन वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स की वजह से क्या ये, क्योंकि देखो एनर्जी भी सेम है, ये भी 3rd शेल है और ये भी 3rd शेल है, एनर्जी तो सेम रहेगी। एनर्जी सेम है तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर लेगा। इसलिए जो वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या एक्ट करते हैं? एज ए लेविस एसिड एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके अंदर ले लेते हैं अपन। एक तो एग्जाम्पल आपको मिल ही गया है SiCl4, और एग्जाम्पल्स है इसके पास में SiF4, और एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप TiCl4, ठीक है, SnCl4। क्लियर? तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बेसिस से क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके।